Welcome, Future Rise Officers. This video will completely change the way you prepare prelims, guaranteed. सिर्फ 5 महीने बचे हैं जनवरी टू मई एंड आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. दीज आर द चैप्टर्स, दीज आर सब्जेक्ट्स. इस वीडियो का सबसे पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, देन इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स. मोस्ट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दैट यू विल एवर सी. आपने कहीं नहीं देखा होगा. दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग विद इंडियन इकोनॉमी. देखिए, दिस इज अ ईयर वाइज ट्रेंड लिस्ट एंड 2011 से 2023 कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं इससे आपको पता चलेगा विच टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन टॉपिक्स में से गारंटीड क्वेश्चन आने ही आने हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी. एक क्वेश्चन आया है सिर्फ. नेशनल इनकम अकाउंटिंग से 6 क्वेश्चन आए. प्लानिंग इन इंडिया से 3 क्वेश्चन आए. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड से 13 क्वेश्चन आए. अब दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंस कि दिस टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस. मॉनेटरी सिस्टम एंड आरबीआई, बैंकिंग इन इंडिया में 28 क्वेश्चन. इससे ये गारंटीड है कि इन तीनों में से एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है. सो अगर आप इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, बट आपको स्पेशल फोकस किस में करना है? इन तीनों में. बैंकिंग इन इंडिया से 28 क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट से 9 क्वेश्चन, फिजिकल पॉलिसी से 18 क्वेश्चन, इन्फ्लेशन से 10 क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट से 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 21 क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से 7 क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से 23 क्वेश्चन. अब देखो, इन टॉपिक से जो बाहर आए हैं ना वो 70 क्वेश्चन है. मिसलेनियस मतलब इन टॉपिक से जो बाहर हैं और वो इकोनॉमी के हैं. डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? इट विल बी दिस. ठीक है, दिस, ठीक है, एंड दिस. तो इकोनॉमी से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मॉनेटरी सिस्टम एंड आरबीआई, बैंकिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. इंट्रोडक्शन इन इकोनॉमी से एक क्वेश्चन है. कौन सा आया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2021 में पूछा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ. इसे क्या बोल रहा है? मार्केट डिमांड फॉर गुड, किसी भी चीज का मार्केट डिमांड क्यों बढ़ेगा? 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं? Price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is an inferior good and income of consumers increases, its price falls. 2 सेकंड दे रहा हूँ, पॉज द वीडियो, कमेंट करके बताओ क्या आंसर होने वाला है. 1 2 1 3 2 3 2 4 जैसा भी आपको लग रहा है. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. एक गुड की डिमांड कब बढ़ेगी? बहुत ध्यान से सुनना है. PYQ है, बहुत ध्यान सुनना. किसी भी टॉपर स्टॉक को सुन लो, सब बोलते हैं PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी भी टॉपर स्टॉक को सुन लो. सो गुड का डिमांड क्यों बढ़ेगा? प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. अब देखो, आप क्या कर रहे हो? आप खा रहे हो कोकोनट कुकीज़. ठीक है, 2 ब्रांड है, A B. अगर A का प्राइस बढ़ेगा तो क्या B की डिमांड बढ़ेगी? है ना? समझ रहे हो बात को? अगर आप A ब्रांड का बिस्किट खाते थे, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, तो अब आप किसका खाने लगोगे? B का खाने लगोगे. हाँ कि नहीं? तो प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो बी की डिमांड बढ़ेगी, है ना? दिस इज वन ऑप्शन इज करेक्ट. प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. अब देखो, कोकोनट कुकीज के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कोकोनट है. अगर कोकोनट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या कोकोनट कुकीज का प्राइस बढ़ेगा? ऑफकोर्स बढ़ने वाला है. तो क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी? अरे अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो क्या उसका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑफकोर्स घटेगा. सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 3, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड. अब देखो, एंड उसका डिमांड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस. अब देखो, जब आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आप इन्फीरियर गुड नहीं खरीदते, है ना? इट्स प्राइस फॉल, अभी हमने डिस्कस किया. अगर किसी का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना? अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो आप इजीली लोगे, है ना? सो ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा? 1 and 4. समझ में आया? अब देखते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग. उसका देखें, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू ऑकर. गारंटीड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? बोलिए. टेक्निकल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी,
देर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स कंट्री, देर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकॉनमी। ठीक है, इसको आप बताइए, कमेंट करिए नीचे। कर दिया? अब बताता हूँ। टेक्निकल प्रोग्रेस होगी वर्ल्ड इकॉनमी में, ये वर्ल्ड इकॉनमी में हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड इकॉनमी से कंट्री एक्स में नेसेसरीली प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, नेसेसरीली मतलब 100%। व्हाट डज दिस मीन? वर्ल्ड इकॉनमी में होगा तो गारंटीड है किसी ना किसी में होगा, है ना। वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे, तो किसी ना किसी देश में तो होगा। अब वो किसी में एक्स है कि नहीं, गारंटीड नहीं है, तो एक्स काट दो। देर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर पॉपुलेशन अच्छे से पढ़ लिख रही है, वहाँ की गवर्नमेंट इज वेलफेयर गवर्नमेंट, तो फिर ग्रोथ होगी, है ना। अगर नहीं है तो फिर ग्रोथ नहीं होगी या होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट गारंटीड। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मशीन्स, फैक्ट्रियां, ये सब लगना, मशीन्स, फैक्ट्रीज, डू यू अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें होना। तो अगर फैक्ट्री लगेगी तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देश आगे बढ़ने वाला है, गारंटीड बढ़ने वाला है। फैक्ट्रियां लग रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा माल, है ना। सो इन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। आखिरी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर बढ़ रहा है वर्ल्ड इकॉनमी में, फिर से वर्ल्ड इकॉनमी आ गया, कैनॉट एंश्योर इकॉनमी ग्रोथ इन द कंट्री एक्स, है ना। अब पता नहीं भाई एक्स, जैसे इंडिया क्या था, इंडिया में एलपीजी कब आया, कमेंट करके बताओ। एलपीजी रिफॉर्म्स कब आया, एनीवन नोस, कमेंट करके बताओ। एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद ही तो बहुत सारा हम लोग फॉरेन में ट्रेड कर पा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज बढ़ गई हैं, है ना। तो अगर वो होगा ही नहीं, वहाँ पे एलपीजी जैसे रिफॉर्म आए नहीं होंगे, तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। सो द करेक्ट आंसर इज देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। प्लानिंग इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस दी ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, प्लानिंग कमीशन। बताइए, बोलिए, कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए। द करेक्ट आंसर इज, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कब बना, ऑन जनवरी 2015। ठीक है, चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडियन अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। स्टेटमेंट 2, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Which one of the following statement is correct? पॉज करो वीडियो, कमेंट करो। चलिए, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए ये ग्लोबल एक्सपोर्ट है ना, तो ये 3.2 हम लोग एम कर रहे हैं टू रीच 3% बाय 2027। वी आर एमिंग, अगर एम 3% करें 2027 में तो ऑफकोर्स नहीं पहुंचे। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसको बोलते हैं PLI स्कीम। PLI स्कीम में क्या रहता है, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी किसी भी कंपनियों को, सपोज ये 5 सेक्टर, सपोज अभी तक तो शायद 14 सेक्टर है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक एक सेक्टर है, उसमें बोलेगी कोई भी कंपनी, सैमसंग, आप इंडिया में आओ, आप अगर एक साल के अंदर 650 करोड़ का माल बनाए, एक्सपोर्ट करो, मेनली प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन है, तो हम आपको इसका सपोज 10% 65 करोड़ रुपीज़ देंगे। दिस इज प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम। समझ रहे हो, आप इंडिया में आके प्रोड्यूस करो और हम आपको कुछ परसेंट उसका देने वाले हैं। कौन कौन सी कंपनियों के साथ हुआ ये, सैमसंग, फॉक्सकॉन, है ना। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। मॉनेटरी सिस्टम इन आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मॉनेटरी सिस्टम इन आरबीआई, बैंकिंग इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो, क्यों PYQ देखने बोल रहा हूँ, आप PYQ देखोगे, उसके बाद आप जो चीज़ पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यार, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वास्ट, इज एन अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं।
अगर आपको बोल देगा आज के डेट में कोई 3 टॉपिक पढ़ के रिवाइज करके जाना है, कल आपका एग्जाम है, आज एक चीज़ रिवाइज करनी है, आप ये 3 करोगे, कैसे पता चला आपको? PYQ से। ये ट्रेंड है भाई, ये एवरग्रीन, आज से 100 साल बाद देख लो, दिस विल बी इन ट्रेंड। मॉनेटरी सिस्टम एंड RBI. Consider the following statements. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide has carried out interest rate hikes. Statement 2. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices. Why monetary policy means? ठीक है, it is via monetary policy means. Which one of the above statement is correct? कमेंट करके बताओ। लिखो मॉनेटरी सिस्टम एंड RBI, फिर B, A, स्टेटमेंट 1, जो भी लिखना है आपको। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इन द रिसेंट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स हैव कैरीड इंटरेस्ट रेट हाइक्स। येस, दिस इज ट्रू, ये फैक्ट है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। अगर आप न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो ये होता है। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मोनेटरी पॉलिसी मीन्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है, ये इनफैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रिसेंट क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि उनको लगता है कि वो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस से काउंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइनेंशियल मार्केट्स पे आते हैं अब। फाइनेंशियल मार्केट्स, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स? पॉज करिए, कमेंट करिए। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 4, जैसे आपको लग रहा है। हो गया? चलिए, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये दो नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए मिसलेनियस। अब देखिए, इस चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये ना ये बाकी टॉपिक से अलग है और इससे बहुत मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। सबसे रिसेंट 2023 का है, सबसे रिसेंट। अभी कोविड का जो है था ना, क्या एक्शंस लिया गवर्नमेंट ने, कैसे क्या हुआ है, वो आज भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2023 का, ये कम से कम 2027 2028 तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। कौन से इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? इनटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं? इनटेंजिबल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, नॉट फिजिकल इन नेचर। तो कौन कौन से होंगे? इन्वेंट्री मतलब गोडाउन में माल रखा हुआ है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल पीछे गोडाउन में रखा हुआ है, दिस इज नॉट फिजिकल। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, दिस इज, क्या ये है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स? बोलो। ऑफ कोर्स ऑनलाइन। ब्रांड रिकॉग्निशन ऑनलाइन या फिर किसी के दिमाग में, मेंटल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ जी, ये पेपर पे, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी एक चीज़ बोल लीजिए, इट इज़ इंटेंजिबल। 1 3 ACD इज द करेक्ट आंसर हियर। इंडियन पॉलिटी, अब देखिए, इकॉनमी हमने देख लिया। इकॉनमी में हमने क्या क्या देख लिया कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस में से क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इंडियन इकॉनमी, ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस देखने आ रहे 2011 से 2023। सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10 क्वेश्चन आए। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसे इंडिया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना हुआ है ना, तो कंपैरिजन, प्रीएम्बल से 5, सिटीजनशिप से 1, फंडामेंटल राइट से 14, DPSP से 11, फंडामेंटल ड्यूटी से 4, लेजिस्लेचर से 43, एग्जीक्यूटिव से 16, जुडिशरी से 14, लोकल गवर्नमेंट से 6, इमरजेंसी प्रोविजन से 2, इलेक्शन से 4, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 7, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट स्टैट्यूटरी, शेड्यूल 7, मिसलेनियस 34। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा? लेजिस्लेचर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड में फंडामेंटल राइट्स एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? एक और चीज़ मान लेते हैं, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जज, किसका क्या है ना,
अब इसमें से आपको मैं एक हिंट देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला सेलेंट फीचर्स से अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 10। ध्यान से देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों? इट डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, ठीक लग रहा है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, ये भी ठीक लग रहा है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये तो है ही। सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी ठीक लग रहा है। अब देखिए, देयर इज वन कैच इन प्रीलिम्स, वन कैच, you have to choose most appropriate option। क्या मतलब? जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, बिल्कुल हो सकता है, बट यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट। डू यू अंडरस्टैंड? मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल में यू विल अंडरस्टैंड। ऑप्शन सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, एज वी कैन सी हियर। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये था 2021 में, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? ए, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम or sovereign, but in India the power of parliament to legislate is limited. In India, matters related to constitutionality or the amendment of an act or the parliament referred to the constitution bench by supreme court। ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, बट आप कमेंट पॉज करिए, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, एज रिगार्ड्स टू लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, पार्लियामेंट है, इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशन, यूके में है, बोलिए, पार्लियामेंट। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिफर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या रहता है? एट लीस्ट 5 और मोर जजेस, 5 या 5 से ज़्यादा जजेस ऑफ अ कोर्ट जब बैठते हैं और एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विथ रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ केस, वो लिया जाता है। ये बिल्कुल सही चीज़ है, ये आप पढ़ेंगे थोड़ा तो आपको पता चलेगा। दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रीएम्बल, ये चीज़ थोड़ा इजी है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट, बात यहाँ पे ध्यान देना, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। 26 जनवरी 1950, ये एक फैक्ट है, इसमें समझने का नहीं है कुछ। इट वॉज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। क्यों? सोवरेन भी था। ठीक है, इसके अलावा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये चीज़ बाद में ऐड हुई है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर बाद में ऐड हुई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर इज बी। सिटीजनशिप का एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली चीज़ें। विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सिटीजनशिप बाय बर्थ only can become the head of the state. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Which of the following given is are correct? पॉज करिए और बताइए। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो वहाँ पे मोर देन वन सिटीजनशिप की बात होती है, यानी कि आप USA के भी सिटीजन रह सकते हो, ठीक है, आप कोई और कंट्री के भी रह सकते हो, कैरेबियन नेशन के, आप यूरोप के रह लो, किसी के भी रह सकते हो। तो इंडिया में सिर्फ वन सिटीजनशिप की बात है, सही बात है। सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, नहीं, कैसे भी सिटीजनशिप मिली आपको, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, किसी में भी। तो बी इज रॉन्ग। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। एक बात बताओ, कोई फॉरेनर बन गया इंडिया का सिटीजनशिप, वो इंडिया की आइडेंटिटी को हार्म कर रहा है,
इंडिया में वॉर कर रहा है ना, तो क्या उसको हम नहीं छीन सकते? ऑफ कोर्स वी कैन। दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और सिटीजनशिप कैसे भी कोई बना है वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। तो दिस इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। चलिए, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। पॉज करिए, कमेंट करिए। अब देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे में नहीं लिखा है, बट ये पूछ रहा है एसेंस। एसेंस क्या है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 21 टू इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी, अब देखिए, डीपीएसपी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। पॉज करिए, कमेंट करिए डीपीएसपी ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो आपको करना है। द ऑप्शन हियर इज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। क्यों? आर्टिकल 39 बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये डीपीएसपी का है, उल्लंघन हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlated to their legal duties. इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? कम एफ डी लिखो कमेंट में और बताओ, 1, 2, बोथ, जो भी आपको लग रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, तो इस पर कोई बात ही नहीं होती लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, ये तो गलत हो गया। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटी। अब देखो, लीगल ड्यूटी, ड्यूटी मतलब बच्चों की ड्यूटी है माता पिता की सेवा करना, है ना, वो ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, ये तो घर में ऑब्लिगेशन। अगर आप किसी कंट्री को चला रहे तो ऑब्लिगेशन कैसे होगा? लॉ से। अगर ये लॉ वाली चीज़ ही नहीं तो लीगल ड्यूटी का हो ही नहीं सकता। तो बी इज रॉन्ग, ए एंड बी इज रॉन्ग। लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 years. A पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अब देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। कमेंट करिए। पंचायत की एज होती है 21 years। या पढ़ेंगे पॉलिटी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अभी आपको डर लग रहा होगा, क्यों? आपने स्टार्ट नहीं किया, बट यू आर स्टिल अर्ली। आपकी कॉम्पिटिशन सो रहे हैं, यू आर स्टडिंग राइट नाउ। आप समझिए, अगली बार जब आप लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे ना तो आप एज पे बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं? इसका 21 years है, रॉन्ग है। बी पंचायत, हाँ जी, पंचायत जब डिसोल्यूट होता है और फिर वापस बनता है तो उतने टाइम के लिए ही बनता है जितना टाइम बचा हुआ है, रिमाइंडर पीरियड। दिस इज राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्लैश बॉडीज इन इंडिया: नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इसमें से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कमेंट करके बताइए। एक ही है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किसी एक्ट के तहत बनी रहती है, एक्ट, है ना। नेशनल लॉ कमीशन, ये ना तो स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए, मिसलेनियस। अब देखिए, इन सब के अलावा कैसे क्वेश्चन आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। अब देखो, नेशनल फ्लैग का साइज पूछ लिया, ये मिसलेनियस है, ये इन सब से हट के है। तो 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। द रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ फ्लैग शैल बी 3:2। बताओ क्या सही है इसमें? दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ये 3:2 होता है, ये 600 मिलीमीटर 400 मिलीमीटर नहीं होता है। खत्म पॉलिटी। हमने क्या देखा
PYQs तो देख ही लिया, आपको एक नॉलेज मिल चुका है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी पे आते हैं। ईयर वाइज ट्रेंड, ठीक है। इंडियन लोकेशन सेटिंग से 24 क्वेश्चन, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से 14 क्वेश्चन, इंडियन क्लाइमेट से 5, सॉइल से 5, नेचुरल वेजिटेशन से 12, इंडियन एग्रीकल्चर से 31, मिनरल रिसोर्सेज से 10, जियोमॉर्फोलॉजी 7, ओशनोग्राफी 4, क्लाइमेटोलॉजी 17, मैपिंग 14 क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 7। ये देख रहे हैं ज्योग्राफी, देख रहे हैं आप, इंडियन ज्योग्राफी के 7 पार्ट हैं, बाकी 6 फिजिकल ज्योग्राफी के। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में से इंडियन एग्रीकल्चर। हमने देखा था इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे क्या पता चलता है, हमारी गवर्नमेंट किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ना। ये 31 क्वेश्चन, देन ये 24 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको PYQ, जस्ट वेट, आपको PYQ बताने वाला हूँ, जस्ट वेट। PYQ आ रहे हैं, से कैसे होते हैं क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आते कैसे हैं? 17 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फिर 14, 10, 12 सब हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, इंडियन लोकेशन सेटिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट 24 क्वेश्चंस आए हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। बिलीगिरी रंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या है बोलिए? इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई ट्रिक आपकी नहीं लगने वाली है ना। मैं वो कर लेती हूँ, ये कर लेता हूँ, एलिमिनेशन नहीं लगेगा इसमें कुछ। इसीलिए ढंग से पढ़ो, बाद में ट्रिक ट्रिक के पीछे भागना, इसके पीछे रहोगे तो नहीं निकलेगा। अमरकंटक हिल्स इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एट द मीटिंग ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। सह्याद्री नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, बिलीगिरी रंजन हिल्स इज अ हिल रेंज सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न कर्नाटका। ठीक है, ये चीज कहां पड़ता है बोलो? साउथ ईस्टर्न कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। अब सतपुरा कहाँ है? सतपुरा तो नॉर्थ में है, दिस इज रॉन्ग। शेषचलम हिल्स, शेषचलम हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये रॉन्ग है। ये तीनों रॉन्ग है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं, नन तो हो ही नहीं सकता आंसर, एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, 1 या तो 2 निकलेगा। रॉन्ग, इसमें कोई भी नहीं है। और ये सबसे रिसेंट क्वेश्चन है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम 2023, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से करेक्ट है बताओ? झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलार लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। अब बताइए क्या इसमें आंसर है? झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलार लेक, क्या लगता है सही है? बिल्कुल सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, नहीं है। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, सही है। तो वो A and C इज सही, राइट, B इज रॉन्ग। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको आता है तो आता है, इसमें ट्रिक्स नहीं लगने वाली। इंडियन सॉइल्स, द ब्लैक कॉटन सॉइल हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट, फिजर वॉल्केनिक, ग्रेनाइट, शेल एंड लाइमस्टोन। अब देखिए, इसका आंसर आपको आता है तो आता है, वही बात, फैक्चुअल है ना। कोई ट्रिक्स कोई आपका नहीं लगने वाला, अगर आपको आता है तो आता है। द रियल आंसर, द गुड आंसर, द करेक्ट आंसर इज फिजर वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फिजर वॉल्केनिक रॉक। नेचुरल वेजिटेशन, हाउ मेनी ऑफ द ट्रीज आर डेसीडियस ट्रीज? जैक फ्रूट, महुआ, टीक। बोलिए, महुआ एंड टीक आर डेसीडियस ट्रीज। जैक फ्रूट क्या है? एवरग्रीन ट्री है। ये दोनों हैं डेसीडुअस। ठीक है, अब देखिए, सम ऑफ द ऑप्शंस ऑफ सम क्वेश्चंस इन फॉर्मेट इज नॉट द सेम, इट हैज बीन पैराफ्रेज और जम्बल्ड। अब देखो, इसमें कुछ बच्चे कमेंट में लिख देंगे, सर इस पेपर में तो A ऑप्शन महुआ था, B ऑप्शन टीक था, C ऑप्शन जैक फ्रूट था। गाइस, इफ यू आर नॉट सीरियस कैंडिडेट, प्लीज क्लिक ऑफ दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। कुछ क्वेश्चन जैसे ABC है, हो सकता है टीक ऑप्शन B में हो, है ना, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट। इंडियन मिनरल रिसोर्सेज, इल्मेनाइट
एंड र्यूटाइल, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? किसके हैं बताइए, कमेंट बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन, टाइटेनियम, एक चीज़ बताइए आप, क्या आंसर टाइटेनियम है? कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंडिया इज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। प्रपोर्शन ऑफ इरिटेटेड एरिया, इरिटेटेड लिख दिए हैं, इट इज़ इरीगेटेड, ठीक है, करेक्ट इट। इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ फॉर फैक्ट कि इंडिया में 155 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, चाइना में है 127 मिलियन हेक्टेयर। 127 मिलियन हेक्टेयर है चाइना, इंडिया में है 155 मिलियन हेक्टेयर। ये इंडिया, ये चाइना। चाइना का कोई तोड़, मतलब इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है, चाइना आसपास भी नहीं है, तो इसका आंसर इज राइट। प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, बिल्कुल बिल्कुल सही। इंडिया कितना कवर कर रहा है? 48%, चाइना का 41%। इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है। अब देखते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना, ये गलत है। चाइना की प्रोडक्टिविटी इज अनमैच्ड, तो ए एंड बी इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, ईवी है ना, टाटा की ईवी आ रही है, महिंद्रा की ईवी आ रही है। प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी कजाकिस्तान। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो आता है। करेक्ट आंसर बताओ, क्या सी है? कमेंट करके लिखो। मिसलेनियस पे आते हैं। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब टॉपिक्स, इंडियन लोकेशन, इंडियन ड्रेनेज, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन सॉइल, सब इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ रहा है? मैं आप बताता हूँ क्या क्वेश्चन आ रहा है। Which one of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present extensive marshland? बोलिए। भीतरकणिका, मरक्कम, नौपाड़ा, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ इज द राइट आंसर। क्यों? रण ऑफ कच्छ इज अ सॉल्टी मार्शी लैंड जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, वहाँ पे बार बार रिपीटेड फॉल इन सी लेवल से गिविंग राइज टू एक्सटेंसिव मार्शलैंड बन चुका। दिस इज अ फैक्ट, डी इज द राइट आंसर। एंशियंट हिस्ट्री, अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? सबसे ज़्यादा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से आ रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, है ना। 1 सेकेंड, यस, सबसे ज़्यादा जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उसके बाद मिसलेनियस। तो आप समझ लीजिए, अगर एंशियंट टॉपिक में सिर्फ एक, अगर आपको रिवाइज करना है, जस्ट वन टॉपिक बिफोर एग्जाम, सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज दी वन। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस पेपर में? इंडस वैली सिविलाइजेशन, IBC, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, साउथ इंडिया। इसके अलावा मिसलेनियस, एंशियंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? सबसे ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर रिजर्वायर के लिए कौन सी चीज़ मानी जाती है? कौन सी जगह? इट इज़ ए धोलावीरा। ये एंशियंट इज प्योरली फैक्चुअल, ठीक है। धोलावीरा हैज द मोस्ट प्रोफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर्स। धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। वैदिक पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? 2017 का क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Vedic Aryans knew gold, silver and copper, जहाँ तक कि इंडियंस इंडस वैली को जानकारी नहीं थी। ऋग्वेदिक आर्यंस है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, और वहाँ पे इंडस वैली पीपल को पता ही नहीं था। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत, कमेंट करके बताइए। पॉज दी वीडियो। 1 and 3 इज राइट, बी इज रॉन्ग। चलिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
गारंटीड क्वेश्चन आता ही आता है हर अगले साल। 2023 सोल्स आर नॉट द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट पत्थरों में, रॉक्स में, ये सब में भी होता है। ये किस रिलीजियस सेक्ट को बता रहा है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। द करेक्ट आंसर इज जैनिज्म। जैनिज्म धर्म में मानते हैं कि हर चीज़ में दे आर गिफ्टेड विथ सोल्स, चाहे पत्थर हो चाहे पानी हो। ठीक है, गुप्ता पीरियड पे आते हैं हम। विथ रेफरेंस टू ये कुल्यवाप और द्रोणवाप क्या डिनोट करता है? जमीन, कॉइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल। अब देखिए इसमें एलिमिनेशन ट्रिक कैसे लगेगी। एंशियंट है, एंशियंट इज प्योरली फैक्चुअल। क्यों? ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ तो बदल नहीं सकती। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड अभी अभी बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया के हर लैंड को क्लासीफाई कर रहे हैं अभी अभी इन रिसेंट टाइम। तो एंशियंट में तो हो ही नहीं सकता, तो ये काट दो। हो सकता है कॉइन्स हो सकता है ये हो सकता है ये। आप 3 में पहुंच चुके हैं, ये सी तो नहीं होगा। इसका आंसर इज मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, अधवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, मेजरमेंट ऑफ लैंड। साउथ इंडिया से कैसे क्वेश्चन आए देखिए। विथ रेफरेंस टू साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहुर आर वेल नोन एज। अगर आपने पढ़ा है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या है? पोर्ट्स हैं। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, अभी इन सब के हट के क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स धन्यकटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकाज लोकेटेड। ना तो एक कंप्लीटली बुद्धिज्म का क्वेश्चन है ना, ना तो किस चीज़ का क्वेश्चन है। पूछ रहे महासंगिका के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है। एक तरीके से मैपिंग का क्वेश्चन हो गया। इट वॉज लोकेटेड इन अमरावती, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। डन। एंशियंट डन। एंशियंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म में बुद्धिज्म। सब पढ़ के जाना है, एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, सब पढ़ के जाना है। बट अगर आपको रिवाइज करने का समय नहीं है, अगर आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हो, तो एक टॉपिक कौन सा रिवाइज करोगे? ये। टेक स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, चलिए। नाउ मिडिवल हिस्ट्री। बिगिनिंग ऑफ मिडिवल से 7 क्वेश्चन, एरा ऑफ सल्तनत से 8 क्वेश्चन, विजयनगर एंड बहमानी किंगडम से 4 क्वेश्चन, एरा ऑफ मुगल से 10 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन। एक चीज़ आप देखिए इसमें कि एंशियंट एंड मिडिवल से कितने कम क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा तो एक टॉपिक में आ जाते हैं पॉलिटी के, है कि नहीं? सो एंशियंट मिडिवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरा ऑफ मुगल। ठीक है, अदर टॉपिक्स बीइंग बिगिनिंग ऑफ मिडिवल इंडिया, एरा ऑफ सल्तनत, विजयनगर, एरा ऑफ मुगल। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। बिगिनिंग ऑफ मिडिवल इंडिया, इनमें से कौन सी डायनेस्टीज 18 सेंचुरी के आसपास स्टैब्लिश हुई हैं? 18 सेंचुरी के आसपास। होयसला, गाहदवाला, ककातिया, यादव। बोलिए, कमेंट करके बताइए ABCD क्या है। द करेक्ट आंसर इज नन। नन, एक भी नहीं। क्यों? होयसला हुआ है 11 से 14 सेंचुरी। ठीक है, ये 12 से 13 सेंचुरी, और भी सब ऐसे ही हुए। 18 सेंचुरी के आसपास एक भी नहीं हुआ, तो द करेक्ट आंसर इज नन। इसके ऑप्शन था नन, वो करेक्ट आंसर है। विजयनगर एंड बहमानी पे आते हैं। विजयनगर एंड बहमानी में हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग। उस समय में सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इन द रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवराय वन, मल्लिकार्जुन, वीरविजय और विरूपक्ष, कौन सा? द करेक्ट आंसर इज देवराय वन। ठीक है, देवराय वन ने एक बहुत बड़ा बराज बनाया था अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। फैक्चुअल है। चलिए, एरा ऑफ मुगल, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग रेन ऑफ किसके अंडर? कौन से राजा थे उस समय? योग वशिष्ठ इज वशिष्ठ ट्रीटीज ऑन योगा, ये हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। द करेक्ट आंसर इज ए। मिसलेनियस पे आते हैं। इनके अलावा कैसे क्वेश्चन है? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज? इसका आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह ने किया था
बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ बसीन। कुछ याद आ रहा है? करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, मॉडर्न इंडिया। अब देखो, अब आंखें खोल लो, जो भी नींद में, वेकअप, अटेंशन, कम ऑन गाइस। इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन एरा। डन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, गांधी जी, नेहरू जी, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज। इसके अलावा हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ईस्ट इंडिया कंपनी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, गांधीयन एरा, सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज, ट्राइबल अपराइजिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। इसके अलावा बाहर से आए हैं वो 9 क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गांधीयन एरा एंड सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज। ईस्ट इंडिया कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। कौन सा अप्लाई नहीं होता है? ध्यान से एक चीज पढ़ो, नॉट अप्लाई टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। अब देखो, जो भी पढ़ा हुआ है ये चीज़, इट इज़ अ ईजी क्वेश्चन, एन ईजी क्वेश्चन। फिक्स्ड इनकम की बात नहीं थी, मेन था सिक्योरिटी और आर्मी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड अ सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल, जो कि बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल होने कहलाने लगा। कौन है बताओ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, IC विद्यासागर जी एसोसिएटेड थे। ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बेथ्यून फीमेल स्कूल। ठीक है, अब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद आएंगे हम लोग सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले। INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, विच ऑफ दी, देखिए 2023 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, रिसेंट ईयर्स के हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, रिसेंट ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 7 अगस्त इज नेशनल हैंडलूम डे, इट वॉज इन 1905, 7 अगस्त दैट द सेम स्वदेश मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है, और 1905 7 अगस्त को स्वदेश मूवमेंट हमने लॉन्च किया था। क्या ऑप्शन सही है बोलो? बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट सेकेंड फेज, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, हु ऑफ द अबव वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। कौन से सबसे ज़्यादा गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे? बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस। करेक्ट आंसर बताइए। सबसे ज़्यादा गदर पार्टी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में जो एक्टिव थे वो राज बिहारी बोस जी थे। ठीक है, और गदर पार्टी कौन कौन लोग थे? लाला हरदयाल जी, भगवान सिंह, करतार सिंह। तो करेक्ट आंसर इज राज बिहारी बोस, एंड बोथ आर करेक्ट हियर। चलिए, सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज के साथ बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। कौन सा गाना सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म, किसने ट्रांसलेट किया इसको फ्रॉम एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स टू इंग्लिश? कौन किया? वॉज इट बाल गंगाधर तिलक जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, सरोजनी नायडू जी? गांधी जी ने लिखा है। ही ट्रांसलेटेड कब? ड्यूरिंग यरवाड़ा जेल 1930 में। करेक्ट आंसर इज MK गांधी। ट्राइबल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और ग्रेट टर्मोइल किसके साथ रिलेटेड है? कमेंट करिए। इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। बिरसा मुंडा रिवोल्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल डे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है बहुत बार रिपीट हुआ है PYQ, बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स में हुआ है। द करेक्ट आंसर इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इंडिगो कल्टीवेशन क्यों कम होने लगा? क्योंकि पेजेंट रेजिस्ट कर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल वर्ल्ड मार्केट में कम हो गई, नेशनल लीडर अपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर दी प्लांटर्स। कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो। देखो, अगर आपको इंडिगो प्लांट करने बोल रहे हो, उसके बाद इंडिगो बेचेंगे ही, है ना, क्योंकि उसी से वो लोग टैक्स भी कमा रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो अगर पैसा कमा रहे होते तो ये नहीं होता, पेजेंट रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। इट्स प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कम हो रही है ना, इसीलिए दी करेक्ट आंसर इज बी।
डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, अब आइडिया लग रहा है ना आपको, अब आप अगर स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, आपको आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, विट्ठल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल फॉर अनटचेबल पीपल किसने पब्लिश करवाया था? गोपाल बाबा वालंकर जी ने। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, वेलेस्ले एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम्स कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो. He wanted to revive the interest of Oriental learning in India. He wanted to provide William Carey and his associates with employment. He wanted British civilians for administration purpose in India. बोलिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसको कमेंट करके आप लिखिए, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, सब सो रहे हो आप लोग, कमेंट करो. मिसलेनियस, विथ रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए बी सी डी बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा करेक्ट है. इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ईयर. कहाँ? मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश. करेक्ट आंसर इज सी. आर्ट एंड कल्चर, अब देखो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही छोटा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से. बाकी टॉपिक्स कौन कौन से? पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, रिलीजन एंड फिलोसफी, मिसलेनियस. Architecture and sculpture with reference to ancient India, consider the following statements. देखिए एंशियंट आ गया तो एंशियंट क्वेश्चन ही आर्ट एंड स्कल्पचर का है ना, आर्ट एंड कल्चर. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स. स्तूपा वॉज वॉइस एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 1 2 कमेंट करिए. कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट नहीं है, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है. ए गलत है, बी एंड सी इज करेक्ट. बनी थनी पेंटिंग कौन से स्कूल को बिलोंग करती है? इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पॉज करके लिखिए. पॉज, दिस इज अ साइन फॉर पॉज. किशनगढ़ स्कूल इज द राइट आंसर. हैंडीक्राफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अपनी मम्मी के साथ जो रह रहा है, घर में रह रहा है, उनको ही पता होगा. भद्रचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल. करेक्ट आंसर इज चंदेरी एंड कांचीपुरम. सबसे नहीं सुना हुआ ये चीज़. ए एंड डी इज रॉन्ग, बी एंड सी इज करेक्ट. रिलीजन एंड फिलोसफी, द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन हैदराबाद. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बताइए. ये फैक्चुअल है. द करेक्ट आंसर इज बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन वॉज डिवोशन. एनवायरमेंट पे आते हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, 71 क्वेश्चन. कैन यू बिलीव? एंशिएंट मिडीवल में टोटल इतने क्वेश्चन नहीं आए होंगे जितने बायोडाइवर्सिटी में आ चुके हैं. एम आई राइट? एक बार फैक्ट चेक करिए. 30 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पोल्यूशन, 22 क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. So the most important topic is biodiversity, then climate change, then environment degradation and pollution. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में 14 क्वेश्चन, एनवायरमेंट गवर्नमेंट से 10 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन 10 क्वेश्चन. इससे क्या समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंट इज जनरली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एनवायरमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से चलते हैं. विच ऑफ दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन्स ऑफ ओशंस? स्कोपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोराम इनफेरा. बताइए. आंसर इज साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स. बायोडाइवर्सिटी, अगर एक चीज़ कम्युनिटी रिजर्व बन चुकी है तो फिर क्या क्या हो सकता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच फॉरेस्ट. पीपल ऑफ सच एरिया नॉट अलाउड टू कलेक्ट टिम्बर, नॉन टिम्बर. पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. बोलिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन. गोल्ड माइनिंग से पोल्यूशन होती है, हाँ जी. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, हाँ जी. देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए कमेंट में. क्लाइमेट चेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? बताइए. बोलिए. करेक्ट आंसर क्या? ए सही है, बी गलत है?
कमेंट करके बताइए। एनवायरमेंट और गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या बना हुआ है? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो आता है, इधर इट इज़ अ येस और इधर इट इज़ अ नो। मिसलेनियस, इनके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन क्या? सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड मीथेन रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ए बी सी कोई भी हो सकता है, दिस इज मल्टीपल चॉइस। करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री सही। साइंस एंड टेक, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 19 19 14 5, ठीक है। शुरू के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस यानी कि जैसे चंद्रयान, आदित्य L1 है ना, चंद्रयान, आदित्य L1, आर्टेमिस अकॉर्ड, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ साइंस, कंप्यूटर्स एंड IT, डिफेंस, मिसलेनियस। देखते क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एरियल मेटाजेनोमिक्स, फिर से बोल रहा हूँ, एरियल मेटाजेनोमिक्स किस चीज़ के लिए रिफर होता है? क्या DNA सैंपल के लिए, जेनेटिक मेकअप के लिए, एयरबॉर्न डिवाइस के लिए, या फिर सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल? देखिए, ड्रोन वाली चीज़ इनएक्सेसिबल एरिया में भेजो, ड्रोन वाली चीज़ इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, इसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, बट हमने अब तक किया नहीं। एयरबॉर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल, इट इज़ बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहा है, इट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीड हैबिटेट, और ए और बी में से एक सही आंसर मैं बता दिया, अब कमेंट करके बताओ इधर इट इज़ ए और बी। एनर्जी, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, इट इज़ किसमें? फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कौन कौन सी हैवी इंडस्ट्री में डीकार्बनाइजिंग का काम करता है? इट इज़ ऑल थ्री। कंप्यूटर्स एंड IT विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? SaaS buyers can customize the user interface, SaaS users can access their data through their mobile devices, Outlook, Hotmail and Yahoo are form of SaaS। देखो, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SaaS। इसकी सर्विस यूज़ करके आप अपनी सर्विस दे सकते हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सही है। आप समझ गए SaaS क्या है? SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा तो अब एक्सेस का बात चल ही रहा है। राइट टू प्राइवेसी, बी इज राइट, ए इज ऑल्सो राइट, ABC बोथ, ऑल थ्री आर राइट। वोल्बाचिया मेथड, ये आपने बहुत नया नाम है आपके लिए, इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट किसके लिए? कंट्रोलिंग वायरल डिजीज ऑफ मॉस्किटोज, कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल, प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बायोकार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, द मोस्ट करेक्ट या फिर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। डिफेंस में से देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Agni 5 is medium range supersonic cruise missile, while BrahMos a solid fuel intercontinental ballistic missile। कौन सा सही है बताइए, इस चीज़ कमेंट करिए। Miscellaneous, which of the following statements is are correct? Carbon fibers are used in manufacture of components used in automobiles and aircraft, सबको पता है, सही है। Carbon fibers once used cannot be recycled, क्या ये सही ऑप्शन है? बताइए कमेंट करके। इस सब से ये चीज़ पता चल गया, देर इज़ ओनली वन गोल। अभी 5 महीने के लिए सिर्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स एक ही गोल है, वी नीड टू कंप्लीट ASAP। रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट। इसके बाद मॉक टेस्ट्स लगाने, कैसे क्या उसकी डिटेल वीडियो आने वाली। अभी जनवरी से आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। हैक एक बता रहा हूँ कैसे आप शेड्यूल बना सकते हो टू कंप्लीट ऑल दीज। सैटरडेज आर फॉर CSAT, हर सैटरडे इज़ फॉर CSAT, और आई गारंटी यू आप 5 महीने में से सैटरडे भी दोगे तो आपका CSAT निकल जाएगा। दिन में 8 से 10 घंटे से स्टार्ट करो, 12-13 घंटे में पहुंचेंगे आखिरी महीनों में। इंग्लिश का एक सेशन बांट लो, एक लॉजिकल रीजनिंग का बांट लो, एक क्वांट का बांट लो। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का अलग अलग से 3 सेशन बांट लो, 3-3 घंटे के, 9 घंटे हो गए। यू आर डन फॉर द CSAT। सिर्फ सैटरडेज करो। संडेज आर फॉर रिविजन। जनवरी फरवरी में आपका संडे में काम हो जाएगा। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया उन सबका एक्सपीरियंस है, आफ्टर फरवरी फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आपका संडे के बाद एक दिन और लगता है मंडे फॉर रिवाइजिंग।
इससे पता चलता है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। जिम में आप जा रहे हो 5 किलो का डंबल से बाइसेप कर्ल कर रहे हो, आप 2 महीने बाद 10 किलो से उठाओगे तो पता चलेगा ना प्रोग्रेस हो रहा है। यही है, संडे में रिवीजन हो रहा है, फिर संडे प्लस मंडे 2 दिन लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। हैक। अब मैं बता रहा हूँ आपने इतना सब PYQ देख लिया है, लॉन्चिंग अंतिमा बैच, अब 15 से 20 बुक पढ़ लोगे एक साल में, बट क्या आप 1 महीने पहले रिवाइज कर पाओगे? ये सारा टॉपिक आपने देख लिया है। मैं अंतिमा बैच ला रहा हूँ जिसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊँगा कैसे। ये अंतिमा बैच के नोट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं और इसके नीचे PYQ हैं। ये जो PYQ आपने अभी देखे हैं, ये सारे PYQs जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ होने वाले हैं ना, ये सिर्फ CSE के हैं। CAPF, CDS और भी स्टेट PSC, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर पेज में रहेंगे। कैसे? आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, आपने 1 2 3 उसका नोट्स पढ़ लिया, आखिरी में पेज के नीचे लिखा है क्वेश्चन दिस, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, तो आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई और आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखा है तो कम आर्टिकल, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे होगा, आप सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हो, नोट्स नोट्स नोट्स, अंतिमा बैच के नोट्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे नोट्स हैं प्लस PYQ। वी विल टीच फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स, सिलेबस और PYQ बुक। जैसे साइंस एंड टेक में NCERT के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने, तो उसमें आपको मैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट दूँ, इससे अच्छा NCERT से पढ़ना पड़ेगा। कोर्स वैलिडिटी इज 1 ईयर आफ्टर परचेज, 1 साल के बाद है। इसका बैच का प्राइस है 5,000 रुपये, 4,999, 4,999 रुपये। जो आप जितने PYQ देखे हो ना, आपको कोई कवर नहीं करवाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ अंतिमा बैच कवर करवाने वाली है, ठीक है। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी, 1 साल तक आप अनलिमिटेड बार देख सकते हो। किसके लिए इनिशिएटिव है? फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, UPSC CSE प्लस CDS प्लस CAPF स्टेट PSC। अगर आप आंध्र प्रदेश से पढ़ रहे हो, आप UPSC भी दो, आंध्र प्रदेश का PSC भी दो, अपना चांसेस बढ़ाओ IAS बनने के। स्टूडेंट्स बिगिनर फ्रेंडली, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिसके पास टाइम क्रंच हो, मल्टीपल अटेम्प्ट जो दे चुका है, अब तक कहाँ थे, डोंट स्पॉइल अनदर अटेम्प्ट। पेरेंट्स जो बिजी हैं, घर पे कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे संभाल रहे हैं, हु आर बिजी कैन वॉट एट 1.25x स्पीड, 1.5x स्पीड्स। अंतिमा बैच अभी ज्वाइन करो, बहुत डिमांड में अंतिमा बैच, अंतिमा बैच, अंतिमा बैच। एनरोल कर लो अभी बिफोर द बैच इज फिल्ड। भर गया तो यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू अंतिमा बैच, मैसेज ऑन द फर्स्ट लिंक, द फीस इज 4,999, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये जितना आपने ये देख रहे हो ना आप, ये PYQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पर्सनली। एनरोल